हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करने वाले हैं भारत के 25 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में वन क्षेत्र में अतिक्रमण की स्थिति देखी गई है, इसके बारे में। दोस्तों, फॉरेस्ट एरिया या फिर वन क्षेत्र में अतिक्रमण का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में आज की चर्चा में हम लोग समझेंगे। साथ ही वन क्षेत्र और वन आच्छादन यानी कि फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्या इनके बीच की समानता या फिर असमानता की स्थिति होती है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही जो हालिया रिपोर्ट सरकार के द्वारा जारी की गई है वन क्षेत्र के अतिक्रमण के कंटेक्स्ट में, वो रिपोर्ट क्या कहती है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आइए इसके बारे में एक एक पहलू को समझेंगे। सामने मैंने पैनल पर उस महत्वपूर्ण खबर को मेंशन किया हुआ है जिसके माध्यम से इस बारे में जानकारियां मिलती हैं। यहाँ पर मैंने एक सवाल भी मेंशन किया हुआ है। 2019 में ये सवाल पूछा गया था IAS प्री एग्जामिनेशन में। वन कवर की प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज को लेकर के ये सवाल पूछा गया था और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के कंटेक्स्ट में इसमें आरोही अनुक्रम में सजाते हुए एक सवाल के तौर पर यहाँ दिया गया था। यदि हम आंकड़े के हिसाब से, उस समय के आंकड़े के हिसाब से इस सवाल का उत्तर ढूंढें तो फिर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 2, 4, 1। इस आधार पर इन पार्टिकुलर स्टेट्स में जो वन कवर है या फिर वन आच्छादन की प्रतिशतता की स्थिति थी वो देखने को मिलती है। बहरहाल जब हम लोग इस टॉपिक को और थोड़ा सा विचार करते हुए देखेंगे तो चर्चा के इन आयामों को हम लोग समझेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको संकेतित किया कि अतिक्रमण से जुड़ा हुआ जो आंकड़ा है उसको हम लोग समझेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कौन कौन से ऐसे राज्य रहे जो इस वन क्षेत्र के अतिक्रमण के कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे और किन राज्यों में इसका प्रभाव कम देखने को मिला। साथ ही हम लोग फॉरेस्ट एरिया एवं फॉरेस्ट कवर को भी थोड़ा सा तकनीकी तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। गेटिंग, इसके बारे में हम लोग सब कुछ समझेंगे, जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं जल्दी से आपको इस खास बैच के बारे में बता दूं जिसकी शुरुआत 11 अप्रैल से शाम में 6 बजे से की जा रही है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस बैच में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो ये बैच है आपके लिए बहुत सारी सौगातें लेकर के आया है। वो सौगातें इस रूप में हैं कि यदि आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको कई सारी सुविधाएं मिल रही हैं। लाइकवाइज आप इसमें यदि एडमिशन लेते हैं तो आपको प्री और मेंस के आधार पर आवासीय कार्यक्रम का भी हिस्सा बनाया जा सकता है और इसके साथ साथ आपको लाइव ऑनलाइन कक्षाएं लगातार मिलेंगी। लगातार आप अभ्यास के माध्यम से अपने सेल्फ इवेल्यूएशन को देख सकते हैं, आपकी स्थिति कैसी रह रही है परीक्षा की तैयारी के दौरान में, इसका आप मूल्यांकन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपकी फ़ी वापस भी कर दी जा सकती है। इसके अलावा मेंटरशिप के माध्यम से आप लगातार सततता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं ताकि किसी भी लेवल पर आपको यदि दिक्कत हो तो आपको परामर्श दिया जा सके। तो ये तमाम सुविधाएं इस बैच के अंतर्गत आपको मिल रही हैं और इस बारे में और भी ज़्यादा फीचर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक कर लीजिएगा, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। बहरहाल यदि आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा तो इसके माध्यम से आपको 33,999 रुपये में इस कोर्स में आसानी से एडमिशन मिल सकता है। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि भाई 25 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में वन क्षेत्र में अतिक्रमण की स्थिति देखी गई है। यदि मैं सामान्य तौर पर अतिक्रमण के बारे में आपसे पूछूं तो आपके मन में ये बात जरूर आएगी कि आप आए दिन सड़कों के आसपास में अतिक्रमण हटाने या फिर अतिक्रमण की गतिविधियों को देखते होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो सड़क आम जनता के इस्तेमाल के लिए बनाई गई है वहाँ पर यदि किसी व्यक्ति या किसी समूह के द्वारा अनधिकृत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर कब्जा किया जा रहा है, तो इसे इंक्रोचमेंट के तौर पर या फिर अतिक्रमण के तौर पर देखा जा सकता है। लाइकवाइज यदि हम वन क्षेत्र के स्तर पर अतिक्रमण की बात करें तो इन वन क्षेत्रों का अवैध तरीके से अपने लिए इस्तेमाल करना या फिर इन पर अवैध तरीके से कब्जा करना जैसी स्थिति यहाँ पर कई स्तरों पर, कई राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के स्तर पर देखी गई है।
25 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज ने इस मामले में डेटा भी दिया है। कुछ राज्यों ने तो जैसे कि बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने तो इस बारे में अभी तक डेटा दिया भी नहीं है, हालांकि बहुत पहले ही इनसे डेटा मांगा गया था। और जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा कि इस अधिकरण के माध्यम से जब जवाब तलब किया गया कि भाई आप सभी डेटा दीजिए कि आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में, आपके संघ शासित प्रदेश में क्या है वन क्षेत्र के अतिक्रमण से संदर्भित आंकड़ा, तो फिर यहाँ पर इन कई सारे राज्यों के द्वारा जो जानकारियाँ दी गई उसके आधार पर बताया जा रहा है कि लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा जो वन भूमि क्षेत्र है वो अतिक्रमण के दायरे में आया है। इनमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो असम और जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पर देखने को मिला है। इनमें भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा और उसके बाद असम में जो इसका प्रभाव है वो देखने को मिला है। यदि हम इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो कहा जा रहा है कि दिल्ली, सिक्किम और गोवा का जो कुल क्षेत्रफल है ना, उससे भी अधिक क्षेत्रफल का अतिक्रमण किया गया है। समझिए कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि भाई इन राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा डेटा दिया गया है और देन आफ्टर जो भारत सरकार है उसने पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से एनजीटी को इस संदर्भ में जानकारियां दी हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ये देख लें कि आखिर जो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र वाले राज्य आदि हैं वो कौन कौन से हैं। मैंने पहले भी बताया कि मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा आदि, ये सभी जो राज्य हैं सबसे ज़्यादा इस वन क्षेत्र के अतिक्रमण से प्रभावित हुए हैं। वहीं कम प्रभावित राज्यों की बात यदि हम करें तो फिर इनमें आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत, निकोबार द्वीप समूह, ऐसे ही कुछ राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है कि जो कि प्रभावित तो हुए हैं लेकिन तुलनात्मक तौर पर कम प्रभावित हुए हैं। ठीक है जी। यहाँ पर आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं वन क्षेत्र के संदर्भ में या फिर जो फॉरेस्ट एरिया है उसके संदर्भ में, तो आखिर इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है आरएफए? आरएफए को यदि हम कहें तो इसे हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के तौर पर जान सकते हैं। ठीक है ना। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि वह वन क्षेत्र, वह वन जिसे भारत सरकार के द्वारा वन के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। समझिएगा इस बात को। आधिकारिक तौर पर जिसे वन घोषित किया गया है, सरकार के रिकॉर्ड में उसे वन की संज्ञा दी गई है, बेशक वहां पर एक भी पेड़ ना हो। है ना, कितनी आश्चर्य की बात है। बेशक वहां पर एक भी पेड़ ना हो, लेकिन यदि उस पार्टिकुलर इलाके को वन क्षेत्र के तौर पर या फिर फॉरेस्ट एरिया के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया गया है, सरकार के द्वारा आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड किया गया है, तब उसे फॉरेस्ट एरिया माना जाएगा। ठीक है जी। यहां पर ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसकी कुछ श्रेणियां भी होती हैं। कितनी श्रेणियां होती हैं साहब? तो इसकी 3 श्रेणियां होती हैं। एक कहलाता है रिजर्व फॉरेस्ट, या फिर उसे हम लोग हिंदी में कह देते हैं आरक्षित वन। एक होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी कि उसे हम लोग हिंदी में कह देते हैं संरक्षित वन। और एक होता है डिक्लासिफाइड फॉरेस्ट, यानी कि गैर वर्गीकृत या फिर अवर्गीकृत वन। इनका मतलब क्या हुआ? यदि हम यहां पर आरक्षित वन के बारे में बात करें, इसका मतलब यह होता है कि वैसे वन जहां पर शिकार या फिर चराई जैसी गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं शिकार नहीं, चराई नहीं, यानी कि किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी यहां पर नहीं की जा सकती है। वहीं जब हम बात करते हैं संरक्षित वन के कंटेक्स्ट में, यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के कंटेक्स्ट में, तो यहां पर कहा जाता है कि यहां पर कुछ गतिविधियां की जा सकती हैं जब तक कि सरकार के द्वारा रोक न लगाई जाए।
ठीक है जी। और यहाँ पर जब हम गैर वर्गीकृत वन के बारे में बात करते हैं तो ये ऐसे वन की कैटेगरी में आते हैं जो न तो आरक्षित है और न ही संरक्षित हैं, यानी कि जो इन दोनों से अलग हैं वो डिक्लासिफाइड फॉरेस्ट के तौर पर जाने जाएंगे। ये जो परिभाषाएं हैं ये आपको ध्यान में रखनी है, कई बार इस तरीके से सेंटेंस के आधार पर सवाल पूछ लिया जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट कवर यानी कि वन आच्छादन के बारे में, तो यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इनके लिए लीगल स्टेटस लेना जरूरी नहीं है, यानी कि इनके बारे में आवश्यक नहीं है कि सरकार के पास में इनका रिकॉर्ड हो, बल्कि इसमें यह देखा जाता है कि वास्तविक तौर पर जो वन है वो उपस्थित है, वन की मौजूदगी है। इसके साथ साथ जो ट्री कैनोपी की डेंसिटी होती है वो 10% से ज़्यादा होनी चाहिए और साथ ही 1 हेक्टेयर से अधिक का इनका क्षेत्रफल होना चाहिए, इनका एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए। वैसे कंडीशन में जो वन आच्छादन की स्थिति है वो हमें दिखती है। ठीक है, तो 2 कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होती हैं कि ट्री कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10% होना चाहिए, 10% या फिर उससे ज्यादा। ठीक है साहब। इसके अलावा जो दूसरा कंडीशन है वो है 1 हेक्टेयर से ज्यादा का क्षेत्रफल। इसके अलावा इनका वैध दर्जा या फिर अंग्रेजी में इसको लिख सकते हैं लीगल स्टेटस जरूरी नहीं। सरकार के पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं भी है, लेकिन इन कंडीशंस को यदि ये फुलफिल करते हैं तो फिर इन्हें फॉरेस्ट कवर या फिर वन आच्छादन के तौर पर जाना जा सकता है। ये सारी बातें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं और इसी के संदर्भ में ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हो जाता है। कई बार इस तरीके से पर्यावरण पारिस्थितिकी के मद्देनजर सवाल पूछे जाते हैं, तो प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक निश्चित तौर पर आपके लिए लाभकारी हो सकता है। दोस्तों, आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के मद्देनजर GS के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए। 33,999 रुपये में आप इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी GS की जो सिलसिलेवार तैयारी है वो शुरू कर सकते हैं। इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक कर सकते हैं। जो इस बैच के फीचर्स हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए और देन आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आज की चर्चा दोस्तों यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।